Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 2 that is vectors. वेक्टर जो है बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी की एक टाइप है। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अब पहले तो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमारे पास लेंथ, टाइम, मैस और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब अगर लेंथ को ही ले लें तो लेंथ जो है उसे हम मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम अपने उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसके रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट को लेकर उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं और उसको उस चीज की लेंथ को हम खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन लिखी है, क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। बेसिकली हमारा चैप्टर वेक्टर्स पर है तो इसको हमने मजीद डिस्कस करना है, लेकिन हम साथ स्केलर को भी देख लेते हैं ताकि हमें इनका जो आपस में डिफरेंस है वो समझ आ जाए। स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंथ की बात कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मीटर रोड की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। साथ में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये 5 सेंटीमीटर इन द ईस्ट है या 5 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ है या फिर 5 सेंटीमीटर इन द वेस्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली, उनको साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इस तरह हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, टाइम, मैस, स्पीड, एनर्जी एटसेट्रा। अब टाइम भी इसी तरह से है कि हम अगर टाइम की बात करें तो या तो हम कहते हैं 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो कभी इस तरह से नहीं कहा कि 5 बज रहे हैं ईस्ट की साइड पे या नॉर्थ वाली साइड पे 2 बज रहे हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। इसलिए इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब हो सकती हैं। अब एग्जांपल्स में यहाँ पर मैंने मैस का जिक्र किया, तो जो हमारे पास मैस है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन हमारे पास एक चीज होती है वेट। जब हम ये वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल है वेट। अब अक्सर ना स्टूडेंट्स इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं, अक्सर स्टूडेंट मैस और वेट को एक ही चीज समझ लेते हैं या फिर उनको लगता है कि मतलब मैस अगर स्केलर है तो फिर वेट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो वेट है ना हमारे पास वो होता है W इज इक्वल टू mg, यानी कि मैस और साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रही होती है, और जो ग्रेविटी है ना उसकी डायरेक्शन होती है, वो चीजों को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमारी जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है और वो उसमें डायरेक्शन होती है। तो अब जब हम ये वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो क्वांटिटीज जिन्हें हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की जिनमें बात करते हैं बल्कि डायरेक्शन की भी बात करते हैं, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे मिसाल के तौर पर फोर्स, वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अगर हम फोर्स किसी भी फॉर एग्जांपल दीवार पे लगा रहे हैं तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में होगी ना। मतलब अगर एक बंदा एक दीवार पर फोर्स लगा रहा है तो वो अपने फ्रंट साइड पर फोर्स लगा रहा होगा, अपने सामने की तरफ। इसी तरह वेट की, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वेट और मैस जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वो अलग इस तरह से है कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट में डायरेक्शन की बात करते हैं हम। और इसी तरह से हमारे पास जो स्पीड और वेलोसिटी है ना उनमें भी यही कंफ्यूजन होती है। स्पीड को भी स्टूडेंट्स रफ्तार लेते हैं और वेलोसिटी को भी रफ्तार लेते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो जो स्पीड की डेफिनेशन है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये होती है डिस्टेंस पर टाइम, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास एक जगह से लेकर दूसरी जगह का जो टोटल फासला है ना, जो कंप्लीट हमारे पास लेंथ आई है ना पाथ की, वो हमारे पास डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने का मतलब है कि हम उसे किसी न किसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। हम वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं ना वो किसी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है। तो अगर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात है, इसका मतलब है वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होगी। स्पीड और वेलोसिटी में भी वही फर्क है जो मैस और वेट के अंदर है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास होती वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि इसका हमने वेलोसिटी में भी जिक्र कर लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जिस तरह के हर चीज की फिजिक्स के अंदर जो भी हम नई मेजरमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह वेक्टर्स की भी होती है। तो वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स एज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए और एफ को मैंने बोल्ड करके लिखा है।
और दूसरा तरीका है हमारे पास कि उस लेटर के ऊपर एरो लगा देते हैं। ये वाला मेथड हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब बुक्स वगैरह के अंदर हमारे पास बोल्ड फेस लेटर यूज किया होता है, लेकिन हम लोग जब इसे पेपर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो फिर इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले जो थी वो थी सिंबॉलिक, यानी सिंबॉलिकली हम किसी भी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये सिंबल्स हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो दूसरा तरीका है उसमें हम एरो लगाते हैं, तो अब ये जो एरो है ना, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर वेक्टर को शो करना होता है तो उसे एरो से शो किया जाता है। अब वो एरो जो है उसमें जो उसकी लेंथ होती है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है वेक्टर की, और जो एरो होता है उसके ऊपर जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास एरो इसी तरह से होता है ना कि एक लाइन होती है और उसके ऊपर एक ये हेड लगा होता है, तो ये जो लाइन है ये हमारी मैग्नीट्यूड शो करेगी और ये जो एरो हेड है ये हमारे पास डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट फेस लेटर्स। अब जैसे कि हमें पता है वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं वेक्टर के, तो या तो हम लाइट फेस लेटर्स यूज करते हैं सच एज ए डी आर, जिस तरह से हमने नॉर्मली वर्ड्स लिखे होते हैं, और या फिर हम बाय द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर सच एज, या फिर हम उनका मोड ले लेते हैं। मोड आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि अगर किसी भी हमारे पास क्वांटिटी या किसी भी नंबर का मोड लेना हो तो दो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, पैरेलल लाइंस, उनके दरमियान में हम अपनी उस चीज को लिख देते हैं जिसका भी मोड ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर हमें ए वेक्टर का मोड लेना है तो ए के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा के, यानी कि एरो लगा के, और ये एरो ये शो करेगा कि हमारे पास ये वेक्टर है, उसके बाहर मोड का मतलब है कि अब ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक डी वेक्टर है, उसका मोड लिया हुआ है और ये भी उसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो जिस भी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड शो करना हो उसके वेक्टर के सिंबल को लिखकर उसके बाहर मॉडुलस ले लेना है, या फिर लाइट फेस लेटर्स यूज करने हैं। इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमें तब चाहिए होता है जब हमें वेक्टर की लोकेशन देखनी होती है। अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर हो तो हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी। और अगर हम वेक्टर की लोकेशन को प्लेन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्लेन, जैसे हमारे पास हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो प्लेन होता है, या अगर आपके पास जो रजिस्टर है उसका पेज होता है वो प्लेन होता है, तो अगर हमें प्लेन के अंदर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करनी है या उसकी लोकेशन को देखना है तो फिर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम यूज करते हैं, यानी एक्स वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड आरसीएस, यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेट ऑफ 2 और 3, अब 2 तब होगा जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है तो 2 हो जाएंगे। और 3 तब होगा जब हम स्पेस की 3 डायमेंशनल की और एक्स वाई जी एक्सिस की बात करेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अब वो तीनों जो लाइंस हैं या फिर 2 लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी और इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट के ऊपर। दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जहां पर वो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, ये आगे हम जब डायग्राम में देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और किस तरह से ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास पहली टाइप है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरी है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि 2 डायमेंशनल जब हम प्लेन की बात करते हैं, जहाँ वेक्टर की हमारी जो लोकेशन प्लेन के अंदर अगर हमें लोकेट करना है वेक्टर को, तो हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और जब स्पेस की बात हो रही होती है तब हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये लाइन है वाई एक्सिस है और एक ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का आपको पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रही हैं तो ये लाइंस परपेंडिकुलर है। अब 2 परपेंडिकुलर लाइंस है और ये हमारे पास एक वेक्टर है। जैसे कि हमने पहले ही उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और उसके ऊपर एरो हेड है, तो ये उसकी डायरेक्शन बताएगा और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। अब इसमें हमने 2 डायमेंशनल में वेक्टर को बना दिया और उसकी जो डायरेक्शन है, अगर उसे एक्स एक्सिस से देखना है तो यहाँ पर ये थीटा उसकी डायरेक्शन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और अगर हमें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट देखना है तो फिर हम इस साइड से बनाएंगे। और इसी तरह से ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस देन इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल सिस्टम। और अगर इसमें 3 लाइंस आ जाएं
यानी कि 3 लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर हम उसे 3 डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब ये 3 लाइंस है जो कि आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही हैं 90 के एंगल पे, क्योंकि अगर हम एक्स और वाई का एंगल देखें तो वो भी 90 है, वाई और जी का भी 90 है और जी और एक्स के दरमियान भी 90 का एंगल है। और ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसे हमने स्पेस के अंदर लोकेट करना था, वो यहाँ पर बना दिया है। और उसी तरह से ये रीजन है जहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर हमें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखना है तो अल्फा हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखना है तो बीटा बताएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस देखना है तो हमारे पास ये गैमा है जो एंगल है हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। और जिस तरह ये पहले डिस्कस किया था कि अगर प्लेन के अंदर हो तो 2 डायमेंशनल और अगर स्पेस की बात हो तो 3 डायमेंशनल होता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसमें दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।